गुड इवनिंग बच्चों। फिर से आज हम आ गए हैं एक दिन बाद, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था इसीलिए कल नहीं ले पाए क्लास। तो आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं और आज हम लोग का क्लास 10 का ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, जो कि है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ। ठीक है, ये भूगोल का लास्ट चैप्टर है और इसको हम लोग अच्छा से थोड़ा डील करेंगे। और आज दोनों कॉम्बिनेशन है, एनसीईआरटी का भी कुछ लेके आए हैं पेज, ठीक है, और कुछ अपने से पीपीटी भी बनाए हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ लाइन नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, ये आपका 10वीं कक्षा में आ रहा है और अभी हम लोग पढ़ते हैं इसका एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। यानी कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं, अब इसको हम लोग जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको पेन को थोड़ा सा नैरो कर लेते हैं। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होता है, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है। ठीक है, उसको तो वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती है। अब यहाँ समझिए, हमारे आसपास में जितने भी वस्तुएं हैं, ठीक है, या सामान हो या तो हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, तो खरीदते हैं तो हम उसको अपना घर तक ले जाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए कि हम 10 बोरा चावल खरीद लिए हैं, ठीक है, या तो 10 बोरा आटा खरीद लिए, तो उसको ले जाने के लिए, घर ले जाने के लिए क्या चाहिए हमें? परिवहन चाहिए। परिवहन चाहिए ना, तो परिवहन की आवश्यकता पड़ती है हमें। या तो मान लीजिए कि हम कहीं से सामान मंगा रहे हैं, मान लीजिए कि दिल्ली से मंगा रहे हैं, हम अपना यूपी मंगा रहे हैं सामान, तो दिल्ली से मेरा परिवहन के माध्यम से आएगा, या तो फिर वो जल परिवहन के माध्यम से आएगा, या तो फिर वो वायु परिवहन के माध्यम से आएगा, या तो फिर वो रेल परिवहन के माध्यम से आएगा। तो ये सारा परिवहन के साधनों के साथ हम कहीं से भी सामान को अपने जगह मंगा सकते हैं। ठीक है, वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम जिस जगह पे हम सामान खरीदे, ठीक है, जिस जगह पे सामान खरीदे तो उस जगह से हम अपना सामान को ले आने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। उसके बाद आप लोग यहाँ देखिए, अगर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, व्यक्ति उत्पादन को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुँचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। मान लीजिए कि हमको कोई देश को विकास करना है, ठीक है, तो विकास करना है तो हमें उन देशों के लिए बहुत सारी सामानों की आवश्यकता पड़ती है ना, बहुत सारी सामानों की आवश्यकता पड़े तो हम सामान वहाँ कैसे पहुँचाएंगे? हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुँचा सकते हैं ना, या तो फिर मेरे पास रेल परिवहन हो, सड़क परिवहन हो, जल परिवहन हो, या फिर वायु परिवहन, हम कोई भी परिवहन के माध्यम से वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। मान लीजिए कि अभी मेरे पास तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया, तो हम बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी वगैरह बना लें, लेकिन पहले के लोग कैसे करते थे? पहले के लोग बैलगाड़ी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करते थे। ठीक है, 10 दिन 12 दिन महीनों दिन लगता था एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में। लेकिन अभी हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया जो कि हम इंजन बनाएं, ठीक है, और गाड़ी में इंजन फिट कर दें, बस 1 घंटा में 2 घंटा में आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, उसके बाद यह है वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र है ये? जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, स्थल हो गया, जल हो गया तथा वायु हो गया। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, क्या क्या है हमारे पास? स्थल, जल तथा वायु, इन्हीं के माध्यमों से हम अपना ट्रांसपोर्ट को
एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं और ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए विस्तृत वृद्धि हुई है साक्ष्य व तीव्र गति वाले परिवहन, ठीक है। मतलब कि सक्षम व तीव्र गति वाले वाहन, जैसे कि तीव्र गति वाले वाहन कहने का मतलब हमारे पास स्पीड जाने वाला वाहन, जैसे कि हवाई जहाज हो गया जिसको वायुयान बोलते हैं, है ना। फिर आजकल यात्रियों को ढोने के लिए बुलेट ट्रेन आ गया है, और भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी आया है हमारे पास, जो हम अच्छा मतलब कि गाड़ी बना रहे हैं स्पीड जाने वाला, कम समय में अधिक दूरी तय करने वाला बना रहे हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है, ठीक है। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक है। अब देखिए परिवहन और संचार ये कैसे एक दूसरे से पूरक है। मान लीजिए कि हमें दिल्ली से मंगाना है झारखंड सामान, ठीक है। तो कैसे मंगाएंगे, हम गाड़ी को तो भेज नहीं देंगे ना, हमको पहले जहाँ कंपनी है कंपनी में वहाँ बात करना पड़ेगा, ठीक है, कंपनी से कि हमें इतना माल चाहिए 10 क्विंटल 12 क्विंटल या तो जितना भी अपना ज़रूरत के हिसाब से। तो हम पहले संचार के माध्यम से बात करते हैं, ठीक है। पहले फ़ोन लगाते हैं कि सर हमें इतना माल चाहिए, ये इस चीज़ का इतना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, संचार के माध्यम से पहले एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। उसके बाद जो उधर ट्रांसपोर्ट में रहा है, जैसे कि वायु परिवहन से लाना है या तो फिर सड़क परिवहन से लाना है या फिर जल परिवहन से लाना है, तो इसको डिसाइड करके हम वो दिल्ली से झारखंड माल मंगाते हैं। तो ये परिवहन और संचार दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। समझ में आया बच्चों। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे, आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा है, ठीक है। क्या है, संस्कृत बहुलताओं, सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद जो भारत है, भारत सभी से जुड़ा हुआ है, जैसे कि नॉर्थ से ईस्ट, ठीक है, क्या है वो, ना सॉरी, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, ये चारों दिशाओं में क्या हुआ है, अलग अलग जुड़ा हुआ है भारत, ठीक है। और भारत के जितने भी चारों दिशाओं में जो गांव है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होता है। आप आदान प्रदान कैसे होता है संस्कृति का, मान लीजिए कि हम झारखंड के हैं, ठीक है। अब झारखंड से हम कहाँ चल गए, राजस्थान, वहाँ रहे कुछ दिन, हम वहाँ कुछ रहे तो वहाँ का जो कल्चर है उसको देखें, जहाँ वहाँ का जो नृत्य वगैरह है, जो भी उनका कल्चर है उनको देखें, और फिर उसको देख के हम क्या कहें, सीख गए। फिर वही वाला जब हम अपना घर वापस आते हैं तो उनका जो कल्चर होता है उनको हम फॉलो करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमारा समाज में, समाज के साथ साथ अपना जो संस्कृति कल्चर है वो भी क्या हो जाता है, आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं का देश है क्या, भारत। उसके बाद रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है। अब देखिए इनके साथ साथ जो है रेडियो हो गया, परिवहन हो गया, जलवायु हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, फिर दूरदर्शन हो गया, सिनेमा वगैरह हो गया। तो सिनेमा वगैरह की वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वहाँ का जो दूरदर्शन है वहाँ का समाचार हम लोग देखते हैं, समाचार देख के उन वहाँ का जो हाल समाचार होता है उनको समझने का कोशिश करते हैं, है ना। उसके बाद सिनेमा जो होता है, वहाँ का सिनेमा, जैसे कि राजस्थान का सिनेमा अलग है, वहाँ का लैंग्वेज अलग है, वहाँ का संस्कृति अलग है, हमारे झारखंड का अलग संस्कृति है। तो हम एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उनका सांस्कृतिक सामाजिक को अपना रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद है आपका यहाँ पे देखिए लाइन बाय लाइन अगर पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। इसलिए हम जो मेन टॉपिक है उसको कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। इस अध्याय में आप छोड़िए इसको, ठीक है। अब इसका कौन कौन सा ये परिवहन के साधन है उनको हम लोग जानते हैं, कौन कौन सा परिवहन साधन हमारे पास है, ठीक है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के
साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे परिवहन है, परिवहन के साधन। ठीक है, हमारे पास परिवहन के कौन कौन से साधन मौजूद है। पहला में आ जाइए आप स्थल। ठीक है, स्थल परिवहन यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए जल परिवहन यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ आ जाइए वायु परिवहन। तो हमारे पास कितना परिवहन हो गया, 3 प्रकार का परिवहन हो गया। जल परिवहन हो गया, ठीक है, स्थल परिवहन हो गया और फिर वायु परिवहन हो गया। तो हम लोग चलिए इसको बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ देखिए परिवहन और संचार का महत्व, इसका महत्व क्या होता है, इसको समझने का थोड़ा सा हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए बहुत सारा एक प्लेटफॉर्म है, कहीं का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे आदमी हैं और ये आपका जो है पैसेंजर गाड़ी है। ठीक है, मालगाड़ी भी लगा हुआ है उधर। ठीक है, तो इसका परिवहन का क्या महत्व होता है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे देखिए परिवहन और संचार का महत्व, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व पड़ता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास परिवहन और संचार के जाल पर निर्भर करता है। क्या करता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो परिवहन और संचार के जाल पर निर्भर करता है। अगर हमारे पास संचार नहीं है या तो फिर परिवहन नहीं है, क्या हम अपना अर्थव्यवस्था को डेवलप कर पाएंगे। मान लीजिए कि हमको बहुत मात्रा में सामान लाना है विदेशों से। ठीक है, क्या हम सिर में ढो के लाएंगे, मुड़िया में ढो के लाएंगे, नहीं ना। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, संचार का माध्यम चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के माध्यम चाहिए। इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सामान को मंगा सकते हैं और अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहा गया, परिवहन और संचार को कहा गया भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। ठीक है, क्या है, रीढ़ है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा देश विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको अर्थव्यवस्था के रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका ये जीवन रेखाएं वस्तुओं, सेवाओं और विचारों के आदान प्रदान को संभव बनाती है। ठीक है, परिवहन और संचार जो है ये हमारे विचारों को आदान प्रदान करती है। ठीक है, जैसे कि हम कहीं से सामान मंगा रहे हैं तो हम वहाँ बात करेंगे। ठीक है, वहाँ से बात करेंगे, फिर बात हो गया कितना माल चाहिए, इतना माल चाहिए सर हमको, फिर वहाँ से फिर कम्युनिकेट किया, यहाँ बात किया, तो हमारा जो विचार था वो एक दूसरे के ऊपर आदान प्रदान हुआ ना। तो इस प्रकार से अब देखिए इसके आगे क्या क्या और है। सो मान लीजिए कि स्थानीय से वैश्विक, जैसे कि हमारा जो है ये हम एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं उसके बारे में दिया गया है। जैसे कि स्थानीय से लेकर के विश्व वैश्विक स्तर तक। ठीक है, हम संचार के माध्यम से या तो फिर परिवहन के माध्यम से अपना स्थानीय क्षेत्र से लेकर हम पूरा विश्व स्तर तक क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, है ना, जाते हैं या तो उनकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं संचार के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिए गांव से शहर और देश से विदेश तक जोड़ती है हमें क्या, संचार और परिवहन। गांव से लेकर कहाँ तक जोड़ती है, विदेशों तक जोड़ती है हमें। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका सामाजिक एकीकरण। ठीक है, सामाजिक एकीकरण का मतलब क्या है, देखिए विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों का जोड़ती है। मतलब कि विभिन्न राज्यों को विभिन्न राज्य और उनके संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास करती है। मान लिया जाए कि अब हम झारखंड में हैं, झारखंड का क्या है, सांस्कृतिक अलग है। ठीक है, फिर आप चल जाइए कश्मीर, चल जाइए कश्मीर का सांस्कृतिक अलग है ना। तो जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, मान लें कि झारखंड का आदमी है, झारखंड का आदमी चल गया कश्मीर चल गया। ठीक है, तो वहाँ का जो सांस्कृतिक है, कल्चर है, वो देखेगा। ठीक है, देखेगा तो वो कुछ ना कुछ तो सीखेगा ना। तो ये उनका जो वहाँ का संस्कृति है जो उसके पास आ गया, सीख गया, तो ये उनके पास आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो सामाजिक एकीकरण इस प्रकार से हुआ है ना। उसके बाद आप चल जाइए आर्थिक विकास। हमारा जो संचार और परिवहन के माध्यम से आर्थिक विकास कैसे होता है, अब इसको समझते हैं। व्यापार, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलता है किससे, परिवहन के माध्यम से और संचार के माध्यम से, है ना। अब जैसे
हमें व्यापार करना है, कहीं अमेरिका से क्या लाना है, माल मंगाना है, तो हमें कैसे मंगाएंगे, परिवहन के माध्यम से मंगाएंगे। अगर भारी माल है तो हम जल परिवहन के माध्यम से मंगाएंगे। अगर कीमती माल है तो हम वायु मार्ग से मंगाएंगे, वायु परिवहन से। तो इस प्रकार से हमारा जो है परिवहन और संचार हमारे आर्थिक विकास में सहायता करता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आप लोगों के लिए, आइए सर। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है परिवहन के साधन सड़क, रेल और पाइपलाइन, ठीक है। इसके माध्यम से हम लोग ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है सड़क मार्ग के माध्यम से, फिर रेल मार्ग और पाइपलाइन के माध्यम से, ठीक है। तो इनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सड़क के बारे में, ठीक है। ये स्थलीय परिवहन मार्ग है जो हम जमीन में बनाते हैं, ठीक है। सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे कि राज्य सड़कें, एक्सप्रेसवे शहरों और गांवों को जोड़ती है, ठीक है। क्या, सड़कें किसको किसको जोड़ने का काम करती है, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने का काम करता है, फिर इनके साथ राज्य सड़कें आती है ना, फिर इसके साथ एक्सप्रेसवे आती है, ठीक है। उसके बाद शहरों और गांवों को जोड़ती है, क्या, सड़कें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेलवे लाइन, है ना। देखिए सड़क लाइन यहाँ पे है इस प्रकार से, है ना, यहाँ पे चौराहा है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रेलवे मार्ग है। देखिए रेलवे मार्ग, जैसे कि रेलवे मार्ग में 3 प्रकार का रेलवे ट्रैक जो होता है बिछाया जाता है, वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है आपका ब्रॉड गेज, उसके बाद होता है मीटर गेज, उसके बाद है, मतलब कि यहाँ 2 ही प्रकार दिया है लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है ना। अब देखिए एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है भारत, किसमें, रेलवे लाइन में। एशिया में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा रेलवे का जो विस्तार है वो हमारा इंडिया में पाया जाता है ना। उसके बाद हम लोग फिर ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन करते हैं। पाइपलाइन के माध्यम से क्या करते हैं परिवहन, चावल दाल सब्जी, नहीं ये सब नहीं। पाइपलाइन के माध्यम से हम लोग जो लिक्विड फॉर्म में होता है तरल पदार्थ वगैरह, ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी गैस हो गया, है ना, ईंधन हो गया, तो किसी भी प्रकार का जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको हम लोग पाइपलाइन के माध्यम से क्या करते हैं, परिवहन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, समझ में आ गया। जैसे कि हो गया तेल हो गया, गैस हो गया, पानी हो गया, ठीक है। तो ये सब हम लोग पाइपलाइन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करते हैं या तो परिवहन करते हैं, और इनसे जो होता है पर्यावरण में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर में होता है और ये आराम से कहीं भी बिछाया जा सकता है, पहाड़ों में, नदियों में, नालों में, कहीं भी बिछाया जा सकता है, तो इनका खर्चा भी कम है, ठीक है। और ये पर्यावरण अनुकूल है, इससे पर्यावरण को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भारत का परिवहन जाल। अब भारत का परिवहन जाल कहाँ कहाँ फैला हुआ है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि सड़कें, ठीक है, हम लोग अभी सड़क पढ़ चुके थे तो सड़क के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि भारत में लगभग 63 लाख, कितना, भारत में लगभग 63 लाख किमी से अधिक सड़कें हैं, ठीक है। कितना लाख किलोमीटर में है, मतलब कि 63 लाख किमी से अधिक सड़कें हमारे पास। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने का प्रयास किया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैप बनाते हैं, ठीक है। मैप अभी बनता है कि नहीं मेरे से, देखते हैं, कोशिश तो करते हैं। ठीक है, अब चलो बनाने का कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए बनता है कि नहीं, देखिए बन तो रहा है। देखिए इस प्रकार मोटा मोटी बन गया है। तो देखिए मेरा यहाँ पे है मुंबई,
ठीक है, यहाँ पे है दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे है कोलकाता और यहाँ पे है चेन्नई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का जो है ये स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, ये यहाँ से जोड़ती है, मुंबई से दिल्ली को जोड़ती है और दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है और कोलकाता से चेन्नई को जोड़ती है और चेन्नई से फिर कहाँ जोड़ती है, मुंबई को जोड़ती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है रेलवे मार्ग, ठीक है। भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। अरे आप देखिए, भारत जो है एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जाल बिछाया है एशिया में, ठीक है। भारत जो है एकमात्र ऐसा देश है एशिया में जिसके पास सबसे अधिक क्षेत्रों में रेल मार्ग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पाइपलाइन। पाइपलाइन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तेल या तो फिर पानी हो गया या तो फिर गैस हो गया, ये सब को पहुंचाने का काम करते हैं और इससे जो होता है पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है, ये पाइपलाइन जो होता है इसमें किसी प्रकार का हानि नहीं होता है, मतलब कि पर्यावरणीय हानि जो होता है ये पाइपलाइन के माध्यम से किसी प्रकार की हानि नहीं देखने को मिलता है, जितना हमें सड़क मार्ग के माध्यम से देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो हम लोग चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो जल मार्ग है, जल परिवहन है, ठीक है, इसका महत्व और प्रकार किस प्रकार है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक समुंदर है और यहाँ पे उनका जहाज है समुंदर में और ये समुंदर किसी पोर्ट के किनारे आके लगी हुई है और यहाँ से देखिए सामान उतारने का काम कर रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, दूसरे देश से ला करके किसी देश के आसपास के पोर्ट में खड़ा करके ये सामानों को क्या कर रहा है, उतार रहा है या तो फिर लादने का काम कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, जल परिवहन हो गया हमारे पास, है ना। हम जल के माध्यम से ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। इसमें से हमारा कुछ आंतरिक जल मार्ग है और कुछ समुद्री जल मार्ग है, ठीक है। तो आंतरिक जल मार्ग क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आंतरिक जल मार्ग कहने का तात्पर्य है, जैसे कि हमारा एक इंडिया है, ठीक है, इंडिया हमारा कंट्री है, तो इंडिया के अंदर में मतलब कि इंडिया का जो स्थलीय भाग है उसके अंदर में जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है किसके माध्यम से, जल परिवहन के माध्यम से, उसे ही हम लोग बोलते हैं आंतरिक जल मार्ग। मान लिया जाए कि हमारे पास एक इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर है गंगा रिवर, ठीक है। गंगा रिवर में क्या होता है बच्चों, यहाँ से जैसे कि हमारा कोलकाता में हल्दिया से लेकर के हमारा उत्तर प्रदेश का प्रयागराज तक, यहाँ इस नदियों में ट्रांसपोर्ट होता है, किससे, जल परिवहन के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ जैसे कि गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, केरल की बैक वाटर्स हो गया, जैसे कि केरल में एक क्षेत्र है जिसको हम लोग बैक वाटर के नाम से जानते हैं या तो फिर इसको लेगून के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो उन क्षेत्रों में क्या है, आंतरिक जल मार्ग है। वहाँ पे जो है आंतरिक जल मार्ग मतलब कि नावों द्वारा या तो जहाज़ों द्वारा ट्रांसपोर्ट का काम किया जाता है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का समुद्री मार्ग, ठीक है। क्या है बच्चों, समुद्री मार्ग। अब समुद्री मार्ग जो होता है हमारा विदेशों से भी हम सामान मंगाते हैं, ठीक है, जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया, विभिन्न देशों से हम अपना सामान मंगाते हैं किसके माध्यम से, जल परिवहन के माध्यम से, ठीक है। और जल परिवहन जो है ये सबसे सस्ता भी होती है, ठीक है, और हम भारी से भारी सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं किसके माध्यम से, जल परिवहन के माध्यम से, क्योंकि ये खर्चीला भी कम है ना, और हम अधिक मात्रा में सामान भी ला सकते हैं, ठीक है। तो समुद्री जल मार्ग है जो आपका, इनका जो पोर्ट है वो कहाँ कहाँ है इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, और इसके साथ साथ प्रमुख बंदरगाहें हैं, ठीक है, जो कि हमारे भारतीय तटों समुद्री तटों के किनारे किनारे स्थित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और देख लेते हैं जल मार्ग, ठीक है। जल मार्ग सबसे सस्ता परिवहन है ना, जैसे कि अभी हम आप लोगों को बताएं, जल परिवहन भारी और बुल्की सामान के लिए सबसे कम खर्चीला माध्यम है, ठीक है।
उसके बाद भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा और नदियां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो हमारा जो भारत का जो तटीय रेखा है वो कितना है बच्चों? 5,716 किलोमीटर। ठीक है, इनके अंतर्गत जो हमारा आंतरिक जलमार्ग है उसको भी यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। तो बच्चों जलमार्ग क्या है? ये सबसे सस्ता परिवहन है ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में? चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि वायु परिवहन। ठीक है, अब हम लोग जल परिवहन पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे वायु परिवहन, है ना? तत्वरित और सुविधापूर्ण वायु परिवहन क्या है? तत्वरित और सुविधापूर्ण है हमारे लिए। हम कम समय में विदेशों से आना जाना कर सकते हैं, या तो एक जगह से दूसरे जगह तक आना जाना कर सकते हैं कम समय में। ठीक है, अब देखिए कैसे वायु परिवहन सबसे तेज माध्यम है और दुर्गम क्षेत्रों जैसे उत्तर पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर और द्वीपों को जोड़ता है। अब देखिए हम वायु परिवहन के माध्यम से कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और कम समय में। ठीक है, और जहाँ दुर्गम स्थान होता है, जहाँ पे सड़क परिवहन नहीं जा पाते हैं या तो रेल परिवहन नहीं जा पाते हैं, वहाँ तक हम किसके माध्यम से पहुँचते हैं? वायु परिवहन के माध्यम से पहुँचते हैं, है ना? मान लीजिए कि हमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जाना है। ठीक है, तो क्या हम और हमको जल्दी जाना है तो क्या हम सड़क मार्ग से जा पाएंगे? नहीं सर। आप बोलिएगा सड़क मार्ग तो सर समुंदरवा में कहाँ से पुल बना देंगे सर इतना लंबा, है ना? ये सवाल आप लोगों का मन में सवाल आएगा। उसके बाद दूसरा आएगा सर हम तो पानी का जहाज़ से जा सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी जाना है, पानी का जहाज़ जाने में उनको लेट लगता है ना? तो हमारे पास एकमात्र साधन कौन सा है और जल्दी जाने का साधन कौन सा है? वायु परिवहन, और हम कम समय में अधिक दूरी तय कर सकते हैं। तो हम वायु परिवहन के माध्यम से दुर्गम स्थानों तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है जैसे कि हम पहाड़ी इलाका में जा रहे हैं ना, जैसे कि जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, लद्दाख लेह लद्दाख का इलाका हो गया, ये सब जितना भी हिमालय का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जाने के लिए वायु परिवहन बहुत ही सुविधापूर्ण है, सुविधाजनक है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नागरिक उड्डयन। ठीक है, नागरिक उड्डयन का मतलब होता है जो नागरिक आम जनता जो ट्रेवल करता है उसको कहा जाता है। जैसे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा कंपनी का जो वायुयान है वो आता है, जैसे कि एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, स्पेस जेट हो गया, और भी विभिन्न कई प्रकार की कंपनियां हैं जो कि वायुयान के अंतर्गत में आता है। ठीक है, जैसे कंपनियां घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती है। ये सभी जो एयरलाइंस है ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी करती है और घरेलू उड़ान भी करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद वायु परिवहन में हम लोग एक पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद वायु परिवहन के अंतर्गत ही और हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हेलीकॉप्टर, जो आप लोग देखे हैं गांव देहात में पंखा लगा के उतरते हैं टपटपा के। ठीक है, और अधिकतर इसमें जब आप लोग गांव में देखे होंगे तो मंत्री वगैरह आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा झारखंड का हेमंत सोरेन आता है ना? तो देखिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर के माध्यम से आते हैं, और भी कई नेता हैं ठीक है जो आते हैं। उसके बाद कई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एरोप्लेन का उतरने की जगह नहीं होती है। ठीक है, तो वैसा क्षेत्र में हमारा हेलीकॉप्टर काम आता है, वो कहीं भी उठ बैठ सकता है, लैंडिंग कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई जंगल में आतंकवादी और आर्मी के बीच मुठभेड़ हो गया। ठीक है, तो हमारा कोई जवान को चोट लग गया तो गंभीर रूप से घायल हो गया, तो गोली लग गया अधिक मात्रा में, तो उसको कैसे वहाँ से लेके जाता है? तो इन्हीं के माध्यम से लेके जाता है। हेलीकॉप्टर उतारता है उस जंगल के बीच बीच में। ठीक है, फिर उनको एयरलिफ्ट करके वहाँ से फिर हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। तो ये जो हेलीकॉप्टर है दुर्गम से दुर्गम स्थानों तक जाने में हमें मदद करती है और सुविधा है हमारे लिए। ठीक है, जैसे कि पहाड़ी और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आपदा राहत और आपूर्ति के लिए ये हेलीकॉप्टर काम आती है। मान लिया जाए कि किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे क्या हम नाव लेके जाएंगे? नाव लेके जाएंगे तो हम ही डूब जाएंगे, है ना, पलट जाएगा मेरा पानी से इतना ना। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम वहाँ के जो लोग होते हैं जो फंसे हुए होते हैं उनको बचाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि कोई समुद्र में एक बड़ा जहाज़ डूब रहा है, ठीक है, तो डूब रहा है तो उसको हम कैसे बचाएंगे? और वहाँ पे समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ गया और वहाँ पे जहाज़ डूब रहा है, तो हम उसको बचाने का कैसे प्रयास करेंगे? हेलीकॉप्टर के माध्यम से। हम हेलीकॉप्टर को तुरंत वहाँ उड़ा के ले जाएंगे
और हेलीकॉप्टर से हम रस्सी निकालेंगे, ठीक है, और रस्सी में उसको बांध करके एक एक करके हेलीकॉप्टर में लाद के फिर हम स्थल की ओर पहुंचेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हेलीकॉप्टर जो है हमें मदद करती है। उसके बाद है माल ढुलाई। माल ढुलाई जैसे कि हमें कोई महत्वपूर्ण जो तत्व होता है, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया, ये सब को हमें ले जाना है ना, और हमें कम समय में लेके जाना है, तो हम किसके माध्यम से करते हैं? हवाई जहाज़ हो गया, फिर हेलीकॉप्टर हो गया, इनके माध्यम से हम सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई ऐसा सामान है जो ख़राब हो जाता है जल्दी, है ना, तो वैसा सामान को भी हम एयरलिफ्ट करके हम एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा सकते हैं। और जो सामान जो बहुत मूल्यवान होता है, जैसे कि अभी हम बताएं सोना, हीरा, ये सब मूल्यवान सामान है, ठीक है। तो ये सब को हम हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। उसके बाद है संचार सेवाएं, व्यक्तिगत और जनसंचार, ठीक है। अब देखिए संचार सेवाएं कैसे काम करते हैं। जैसे कि अदृश्य जीवन रेखा, है ना, जैसे कि संचार सेवाएं सूचनाओं के आदान प्रदान को संभव बनाती है और आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। मान लीजिए कि हमें बात करना है यहाँ से अमेरिका, ठीक है, तो हम कैसे बात करेंगे? एक ही माध्यम तो है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं संचार, ठीक है। हम तुरंत टेलीफोन लगाए, फिर डोनाल्ड ट्रंप से बात किए, ए चचा हमारा समन्वय दे हो, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बात करके संचार के माध्यम से या तो फिर कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से क्या हो सकते हैं? कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट हो गया। मान लीजिए कि हमें कोई कंपनी के बारे में पता करना है, या तो अमेरिका का कोई कंपनी है, ठीक है, तो हम अपने बैठे बैठे क्या करते हैं? लैपटॉप में या तो कंप्यूटर में बैठ के अपना देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ हमारे दीदी लोग हैं या चाची लोग हैं, जो भी है, इन लोग कंप्यूटर में बैठी हुई है और अपना काम कर रही है ना। तो इस प्रकार से हम संचार के माध्यम से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास डाक सेवा, ठीक है। डाक सेवा, भारत का डाक नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा है, ठीक है। ये 1.5 लाख प्लस डाकघर है हमारे पास। कितना है? ये डाक सेवा जो है, ये भारत विश्व का सबसे बड़ा डाक सेवा वाला देश है ना। और इनके पास कितना है? लगभग 1.5 लाख डाकघर है। किसके पास? इंडिया के पास। इसीलिए ये विश्व का सबसे बड़ा डाक सेवा वाला देश कहलाता है। क्या? कौन? इंडिया। उसके बाद है हमारे पास टेलीविज़न, है ना। टेलीविज़न के अंतर्गत में मोबाइल आएगा। उसके बाद बहुत सारा हमारे पास छोटे छोटे फ़ोन है ना। मोबाइल आएगा, इंटरनेट आएगा, उपग्रह संचार आएगा, इस सब के अंतर्गत में आएगा। किसके अंतर्गत में? टेलीकॉम के अंतर्गत में आ जाएगा। जैसे कि मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, उपग्रह संचार हो गया। उपग्रह संचार आप बोलिएगा क्या होता है सर? जो हमारा पृथ्वी की कक्षा से बाहर पहुंचाया जाता है, ठीक है। उसके माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलती है, जैसे कि मौसम के बारे में, है ना, टेम्परेचर के बारे में। तो वो सब जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें उपग्रह संचार की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से टेलीकॉम जो है हमें डिजिटल बनाने का काम करता है, ठीक है, आधुनिक समय में। उसके बाद है आपका जनसंचार। जैसे कि जनसंचार हो गया, रेडियो हो गया, है ना, टेलीविज़न हो गया, अखबार हो गया, सूचना और जागरूकता का माध्यम है क्या? जनसंचार। तो जनसंचार के माध्यम से हम जागरूकता भी होते हैं। जैसे कि पेपर आया, पेपर में विभिन्न प्रकार की न्यूज़ जो होती हैं, लोकल न्यूज़ होता है, फिर विदेशी न्यूज़ होता है। तो इस प्रकार का न्यूज़ हम लोग जनसंचार के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं और हमारे तक पहुँचती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। मान लीजिए कि हम अपना सामान मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब ज़्यादा हो गया तो हम किसी दूसरे देश को अगर नहीं बेचेंगे तो क्या हमारे पास इनकम आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि किसी चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ी, तो हम अगर मेरे पास नहीं है, ठीक है, दूसरे देश के पास है, हम वहाँ से जब तक नहीं लाएंगे तो क्या मेरी आवश्यकता पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इसीलिए हम जो है क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, मतलब कि आयात और निर्यात करने का काम करते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसीलिए
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि बैकबोन होता है ना, जैसे कि हम लोग खड़ा हुए हैं अभी, तो किसके माध्यम से हुए हैं? रीढ़ की हड्डी के माध्यम से खड़े हुए हैं ना। तो उसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था तो या तो फिर विदेशी अर्थव्यवस्था को खड़ा होने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इसका जो परसेंटेज है, हम कब कितना कौन सा वस्तुओं का आयात निर्यात किया है ना, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा ग्राफ है, इसके माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। निर्यात का मतलब होता है हम कोई भी सामान या वस्तु हम दूसरे देश को क्या किए, बेच दिए हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हो गया आयात, ठीक है। आयात का मतलब होता है हम किसी दूसरे देश से खरीद के अपना लाए, ठीक है। खरीद के क्या किए? अपने घर लाए, ठीक है। तो अपने आवश्यकताओं के लिए यूज किए, उसे हम लोग बोलते हैं आयात। तो कौन कौन सा वस्तुएं जो है हम कितनी कितनी मात्रा में आयात किए उसके बारे में यहाँ डिटेल्स में दिया गया है। आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं, इस प्रकार से दिया हुआ है। जैसे कि पेट्रोलियम का हम निर्यात कितना किए? लगभग 15% यहाँ पे दिया हुआ है ना। उसी प्रकार पेट्रोलियम का आयात हम कितना किए? लगभग 35%, क्योंकि हमारे पास पेट्रोल जो है इतना जनसंख्या है कि हम इनकी आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें विदेशों से पेट्रोलियम मंगाना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो आयात करने के जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है और निर्यात करने की प्रतिशत जो है वो कम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद इंजीनियरिंग सामान, ठीक है। इंजीनियरिंग सामान में जितना भी आती है वो सब के मामले में हम कितना प्रतिशत में हैं? निर्यात के माध्यम से हम 25% हैं, ठीक है। जैसे कि 25% इंजीनियरिंग के जो वस्तुएं होती है वो हम 25% निर्यात करते हैं, ठीक है। और आयात कितना करते हैं? 10%। हम दूसरे देशों का जो बनाया हुआ, जो इंजीनियरिंग से बनाया हुआ वस्तुएं होती है या तो डिजाइनें होती है, जो भी होती हैं, वो हम मंगाते हैं कितना? 10% और निर्यात करते हैं कितना? 25%। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है रत्न व आभूषण, ठीक है। मतलब कि कीमती सामान जो होती है वो हम निर्यात करते हैं कितना? लगभग वही आपका 18-19%। और आयात कितना करते हैं? 5%, ठीक है। आभूषण जो सोना होता है, सोना इंडिया को जो एक समय कहा जाता था कि इंडिया सोने का चिड़िया है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं है। फिर भी हम जो है निर्यात करने में अभी कम से कम 18% आभूषण को निर्यात करते हैं, आयात बहुत ही कम करते हैं, 5% आयात करते हैं दूसरे देशों से। नेक्स्ट है आपका कृषि उत्पाद, ठीक है। कृषि उत्पाद में हम निर्यात करते हैं, जैसे कि हमारे पास गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। मसाला वगैरह हो गया है ना, ये सब हम लोग निर्यात करते हैं। कितना प्रतिशत? लगभग 12-13% निर्यात करते हैं। और आयात कितना करते हैं? लगभग 7 या 8%। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमारे पास है रासायनिक, जो कीटनाशक वगैरह होता है या तो फिर विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ होता है, उसको हम लोग कितना मंगाते हैं? लगभग 10% निर्यात करते हैं और मंगाते कितना है? 11 या 12%। यहाँ तक आई होप आप लोगों को चार्ट के माध्यम से समझ में आया होगा कि कौन सा सामान कितना निर्यात हुआ और कौन सा सामान कितना आयात हुआ। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है। व्यापार संतुलन। अब हम व्यापार को कैसे संतुलन बना सकते हैं, ठीक है, कैसे संतुलित होता है व्यापार, समझिए इसको। जब निर्यात आयात हो तो अनुकूल व्यापार संतुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? जब आयात और निर्यात होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुकूल व्यापार संतुलन बोलते हैं। क्लियर। भारत का प्रमुख निर्यात सॉफ्टवेयर, रत्न इंजीनियरिंग सामान, प्रमुख आयात पेट्रोलियम, सोना, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब क्या है? भारत का प्रमुख आयात और निर्यात करने वाली वस्तुएं हैं और इसी के माध्यम से जो है व्यापार का जो संतुलन है वो बना हुआ रहता है, आयात और निर्यात के माध्यम से। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। और आप लोग के लिए एक छोटा सा नोटिस यहाँ दिया गया है, ठीक है। जैसे कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका, चीन और यूएई है, ठीक है। जो भारत जो है सबसे अधिक इनके साथ व्यापार करता है? अमेरिका, चीन और यूएई के साथ व्यापार करता है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को समझने में दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब चलते हैं हम लोग पर्यटन, व्यापार और विकास का माध्यम। ठीक है, पर्यटन के माध्यम से कैसे हम विकास कर रहे हैं, है ना। पर्यटन हमारे लिए व्यापार का केंद्र कैसे बना, है ना। ठीक है, और इसका विकास होने का क्या माध्यम रहा। मान लिया जाए कि देखिए ये हमारा ताजमहल है, कहाँ का? इंडिया का ताजमहल है। देखिए यहाँ पे लोग घूमने आए हैं, देख रहे हैं, है ना। और यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है, आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे, और बहुत सारा सामान यहाँ मिलती है। तो इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, पर्यटन भारत की तीसरी सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा आर्जक उद्योग है। देखिए यहाँ पे, देखिए भारत पर्यटन की तीसरी सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा आर्जक उद्योग है। अब देखिए पर्यटन के माध्यम से हमें मुद्रा कैसे प्राप्त होते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे ताजमहल है, ठीक है। अब ताजमहल को देखने के लिए यहाँ लोग आते हैं, है ना। और लोगों से क्या होता है, ताजमहल घूमने के लिए टिकट लिया जाता है। ठीक है, स्थानीय लोग तो होते ही होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ विदेशी लोग भी देखने आते हैं, घूमने आते हैं। तो जब विदेशी लोग यहाँ घूमने आते हैं तो हमें विदेशी लोगों से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ना। मान लीजिए कि अमेरिका से कोई घूमने आ गया, ठीक है, घूमने आ गया तो वो अमेरिका डॉलर लेके आएगा, है ना। तो अमेरिका में क्या होता है, डॉलर चलता है। ठीक है, तो $1 बराबर कितना होता है, कम से कम 84 रुपीस होता है। कितना, 84 रुपीस। तो कहीं ना कहीं हमारी मुद्रा से अमेरिका की मुद्रा बहुत बड़ी है ना। तो हमें $1 के बदले 84 रुपया मिल रहा है, तो फायदा ना हो रहा है जी, है ना। तो हमें विदेशी मुद्रा से क्या होता है, फायदा होता है, जिसके माध्यम से हम पर्यटन को और विकास कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी विकसित हो सकती है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यह लाखों लोगों का रोजगार देता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ताजमहल के किनारे किनारे बहुत सारे लोगों का क्या है, दुकान है ना। यहाँ अपना विभिन्न प्रकार के बिजनेस खोले हुए हैं, तो लोग यहाँ आते हैं और इनसे सामान खरीदते हैं। तो इनको क्या होता है, इनकम मिलता है, और इनकम से इनका रोजी रोटी चलता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा वस्तु से कितना प्रॉफिट हुआ, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि देखिए यहाँ 10 मिलियन प्लस विदेशी पर्यटक वार्षिक भारत आगमन करते हैं। मतलब कि एक साल में कम से कम 10 मिलियन से प्लस लोग क्या करते हैं, विदेशों से घूमने आते हैं। कहाँ, इंडिया में। ठीक है, उसके बाद है आपका 40 मिलियन रोजगार पर्यटन क्षेत्र से मिलता है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास 7% GDP हमें पर्यटन से ही प्राप्त होती है। कितनी प्रतिशत, 7%, जिसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, है ना। ये 7% प्राप्त होती है। उसके बाद आप लोग देखिए 35% विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। मतलब कि जिसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, जैसे कि ताजमहल हो गया, आगरा का किला हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, है ना। तो जहाँ भी विश्व धरोहर है जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, उन क्षेत्रों में जब लोग देखने आते हैं तो उनसे हमें कम से कम 35% लाभ प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है, ये मैं पहले देना चाहिए लेकिन बाद में दे दिया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ भी समझ सकते हैं। जैसे कि केस स्टडी के माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन की भूमिका। ठीक है, अब भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, ये जो है पूरी सड़क मार्ग है ना। सड़क मार्ग जो है ये विभिन्न राज्यों को एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है ना। और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले। जैसे कि यहाँ देखिए आप लोग, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ठीक है, ये परियोजना जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है, ये भारत की बड़े बड़े महानगरों को जोड़ने की काम करती है। जैसे कि जैसे कि दिल्ली हो गया,
कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, है ना। चेन्नई से फिर कहाँ जाएगा, मुंबई हो गया। तो इन बड़े बड़े महानगरों को जोड़ने का काम कौन करता है, स्वर्णिम चतुर्भुज करता है ना। मान लीजिए कि इस प्रकार से है, इस प्रकार से है स्वर्णिम चतुर्भुज। यहाँ पे हो गया चेन्नई, ठीक है। उसके बाद ये होगा कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। उसके बाद हो गया मुंबई, ठीक है। उसके बाद हो गया यहाँ पे दिल्ली। तो इन 4 महानगरों को जोड़ने का काम कौन करता है, स्वर्णिम चतुर्भुज। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये 6 लाइन है, ये रास्ता जो है ये स्वर्णिम चतुर्भुज, ये 6 लाइन है, 6 लाइन, ठीक है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण यह भारत की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना है, ठीक है, जिसने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 6 लेन राजमार्ग से जोड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आप लोग दूसरा में आ जाए, दूसरा पॉइंट में, जैसे कि दूरी में कमी। प्रमुख शहरों के बीच यात्रा समय 20 से 30% कम हो गया। इन स्वर्णिम चतुर्भुज से जो दूरी था वो 20 से 30% क्या हो गया, कम हो गया, है ना। उसके बाद है आर्थिक लाभ। हमें इन सड़कों से क्या आर्थिक लाभ मिलता है, तो जैसे कि व्यापार, उद्योग और निवेश में वृद्धि होता है ना। हमें व्यापार करने में आसानी होता है, उद्योग धंधा जो होता है उसको करने में आसानी होता है। तो ये हमारा क्या था, आर्थिक लाभ था। उसके बाद यहाँ पे दिया है रोजगार सृजन। लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलते हैं सड़क का निर्माण होने से, है ना। तो इस प्रकार से जो था हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन की भूमिका थी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पे कुछ सारांश दिया गया है और ये लास्ट चैप्टर है आप लोगों का। और आपका जो 10th का ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी का भी पार्ट नंबर 7 है, लास्ट पार्ट था आपका, ठीक है। उसके बाद आपका ज्योग्राफी का जो 10th क्लास का है वो ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग MCQ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सारांश और मुख्य बिंदु। आप लोगों की जो एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है उसको मैं बना के लाया हूँ, ठीक है, और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है, सारांश है, जिसको हम लोग निष्कर्ष बोलते हैं। जैसे कि परिवहन जीवन रेखा, ठीक है। परिवहन क्या है, हमारा जीवन रेखा है ना। सड़क, रेल, जल, वायु और पाइपलाइन सभी मिलकर अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका दूसरा, संचार आदरी से शक्ति है। जैसे कि डाक, टेलीकॉम और जनसंचार ने भारत को एक सूत्र में बांधा है ना। उसके बाद है तीसरा, व्यापार और पर्यटन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जन के प्रमुख स्रोत हैं। क्या, पर्यटन और व्यापार, है ना। उसके बाद है चौथा, विकास का मार्ग। बेहतर परिवहन, बेहतर अर्थव्यवस्था, बेहतर जीवन स्तर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं विकास का मार्ग। तो आई होप ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।